चैप्टर 51 पैलेस से बाहर जाकर प्रिंस दाई का स्वागत। कुंडे हॉल वापस जाते हुए टोंगशी ने जाओ याओ को एम्परर के मैरिज डिक्री के बारे में बताया। ये सुनते ही जाओ याओ हैरान रह गया। सच में? जाओ याओ ने डिसबिलीव के साथ पूछा। खुद बादशाह ने हुक्म दिया है, टोंगशी बोला। मैं भला कैसे झूठ बोल सकता हूँ? जाओ याओ और ज्यादा शॉक्ड हो गया। पर वो कोम फैमिली है, कोई आम घराना नहीं। क्या पिताजी सच में क्राउन प्रिंस को हटाकर प्रिंस दाई को नया क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं? अब तो पूरा महल इसी बात की चर्चा कर रहा है, टोंगशी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। सब कह रहे हैं कि एम्परर अब और रुक नहीं सकते और क्राउन प्रिंस को हटाने वाले हैं। तुम्हें लगता है सच में ऐसा हो सकता है? टोंगशी ने पूछा। जाओ याओ थोड़ी देर चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ चाहने से क्राउन प्रिंस को हटाया जा सकता है? लेकिन एम्परर ने प्रिंस दाई का रिश्ता कॉन्ग ताइचैंग की छोटी बेटी से तय कर दिया है, टोंगशी ने समझाया। अब कॉन्ग फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो प्रिंस दाई शेर पर पंख लगने जैसा हो गया। क्राउन प्रिंस कैसे मुकाबला करेगा? जाओ याओ हंसकर बोला। चाहे कॉन्ग फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, पिताजी तुरंत क्राउन प्रिंस, जो कि लिजिटिमेट और सबसे बड़ा बेटा है, उसे हटाकर एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे को गद्दी नहीं दे सकते। लिजिटिमेट और एल्डेस्ट को ही गद्दी मिले का नियम खुद कॉन्ग फैमिली ने बनाया था। अगर कॉन्ग ताइचैंग प्रिंस दाई को सपोर्ट करे तो वो अपने ही पुरखों के नियमों के खिलाफ जाएगा। टोंगशी ने सर हिलाया। तो मतलब कॉन्ग ताइचैंग प्रिंस दाई का साथ नहीं देगा? जाओ याओ धीरे से बोला। एक बार उसकी बेटी की शादी हो गई ना, फिर चाहे वो सपोर्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि कॉन्ग ताइचैंग है। वो जरूर सोच रहा होगा कि इस शादी को कैसे मना करे। टोंगशी घबरा गया। पर एम्परर के हुक्म को कैसे मना कर सकते हैं? वो तो सीधा शाही फरमान का विरोध हो जाएगा। जाओ याओ मुस्कुराया। बस देखते जाओ, ये शादी इतनी आसान नहीं होने वाली। शायद खून खराबे तक हो जाए। पिताजी को पता है इस शादी का असर कितना बड़ा होगा, फिर भी उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? उसने मन ही मन सोचा, शायद पिताजी को शांति पसंद ही नहीं। छोड़ो ना योर हाइनेस, टोंगशी बोला। जो भी हो, हमारा क्या लेना देना? जाओ याओ हंस पड़ा। मुझे क्या टेंशन है, मैं तो बस कल के दावत के खाने के बारे में सोच रहा हूँ। पर आज दोपहर ज्यादा मत खाना भूलिएगा। आज शाम आपको क्राउन प्रिंस के साथ शहर के बाहर जाना है, प्रिंस दाई को लेने। पता नहीं कब वापस आएंगे। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूं कि भूखा रहूं, जाओ याओ बोला। लेकिन उसी वक्त उसका पेट गुड़ गुड़ करने लगा। चलो जल्दी चलो। थोड़ी देर बाद दोनों कुंडे हॉल पहुंच गए। वहां लाई काई और बाकी बच्चे दरवाजे पर ही जाओ याओ का इंतजार कर रहे थे। जाओ याओ ने पहले उन सबको गले लगाया, फिर प्यार से किस किया। 10th ब्रदर, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? 5th प्रिंसेस ने हैरानी से पूछा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। कहीं छुपके तो नहीं आ गए? जाओ याओ ने आंख घुमाई। मैंने कब छुपके आना शुरू किया? तो फिर आपने जरूर बीमार होने का नाटक किया होगा, 5th प्रिंसेस ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जाओ याओ दुखी चेहरा बनाकर बोला। 5th सिस्टर, आप मुझे इतना बुरा समझती हैं? मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। 5th प्रिंसेस तुरंत पिघल गई। सॉरी 10th ब्रदर, मैं मजाक कर रही थी। जाओ याओ ने नाक सिकोड़ी और आगे बढ़ गया। 5th प्रिंसेस उसे मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती रही और आखिर उसके फेवरेट स्नैक्स बनाने का वादा भी कर बैठी। तब जाकर जाओ याओ माना। सब कुछ देखकर टोंगशी ने मन ही मन सोचा, हिज हाइनेस ने फिर से 5th प्रिंसेस को चक्कर कटवा दिया और उसे पता भी नहीं चला। लंच के बाद जाओ याओ ने नए कपड़े पहने और ईस्टर्न पैलेस की तरफ चला गया। वहां 3rd और 4th प्रिंस पहले से ही मौजूद थे। थोड़ी देर बाद 7th और 9th प्रिंस भी आ गए और हमेशा की तरह उनकी छोटी सी बहस हो गई। क्राउन प्रिंस ने सब भाइयों को साथ लेकर महल से बाहर निकलने का इशारा किया। पैलेस गेट पर इंपीरियल गार्ड्स तैयारी में खड़े थे। कुछ के पास घोड़े भी थे। क्राउन प्रिंस सबसे पहले घोड़े पर चढ़ा, फिर बाकी सब प्रिंसेस भी एक एक करके चढ़ गए। 4th और 8th प्रिंस ने ध्यान रखा कि जाओ याओ उनके बीच ही रहे, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उसे बचा सकें। शहर की मेन सड़क पर पहुंचते ही जाओ याओ ने देखा कि दोनों तरफ आम लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? जाओ याओ ने पूछा।
एट्थ प्रिंस ने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मार्क्विस श्वैनपिंग ने अच्छा बंदोबस्त किया है, लोग अपने आप प्रिंस दाई का स्वागत करने आ गए हैं। फोर्थ प्रिंस ने सिर्फ इतना कहा, इन सब पर ध्यान मत दो। जैसे ही क्राउन प्रिंस दिखे, सारे लोग घुटनों के बल झुक गए और जोर जोर से बोलने लगे, लॉन्ग लिव द क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस ने अपनी हमेशा वाली शांत और नर्म मुस्कान के साथ कभी कभी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। बस एक हाथ हिलाना ही काफी था, लोग खुशी से झूम उठे। रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कभी शहजादों को इतने नजदीक से देखने का मौका नहीं मिलता था। आज सबके दिल में शाही शान और रौब का गहरा एहसास था। लॉन्ग लिव द क्राउन प्रिंस, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लॉन्ग लिव। लोगों की जोरदार आवाजों को सुनते ही ज़ाओ याओ का खून अचानक गर्म हो गया। उस पल उसे समझ आया कि क्यों उसके सभी रॉयल भाई क्राउन प्रिंस बनने के लिए इतना लड़ते रहते हैं। फोर्थ प्रिंस चुपचाप काफी देर से ज़ाओ याओ को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर उसने सोचा शायद ज़ाओ याओ भीड़ से डर गया है। उसने प्यार से ज़ाओ याओ की पीठ थपथपाई। उन लोगों की परवाह मत करो। ज़ाओ याओ ने कंफ्यूज होके फोर्थ प्रिंस को देखा। फोर्थ ब्रदर, आप कह रहे हो मैं किसको इग्नोर करूं? सड़क के किनारे खड़े लोगों को। फोर्थ प्रिंस ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, वो स्कैरी नहीं है, मत डरो। ज़ाओ याओ पहले तो ब्लैंक हो गया, फिर समझ गया कि फोर्थ ब्रदर ने गलत समझ लिया। वो हंस पड़ा। फोर्थ ब्रदर, मुझे लोगों से डर नहीं लग रहा, मुझे तो बस ये लग रहा है कि क्राउन प्रिंस ब्रदर कितने पावरफुल और इम्प्रेसिव लग रहे हैं। इम्प्रेसिव? फोर्थ प्रिंस ने आईब्रो उठाई। ज़ाओ याओ ने जोर से सर हिलाया। इतने लोग उनके लिए लॉन्ग लिव चिल्ला रहे हैं, ये इम्प्रेसिव नहीं तो और क्या है? अब फोर्थ प्रिंस समझ गया और हल्की सी हंसी हंस दिया। 10th ब्रदर, इसे इम्प्रेसिव नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? ज़ाओ याओ ने तुरंत पूछा। इतना बड़ा सीन, लोग घुटनों पर गिरकर सल्यूट कर रहे हैं, ये इम्प्रेसिव नहीं है क्या? फोर्थ प्रिंस ने लोगों के चेहरों पर भरी हुई श्रद्धा और एडमिरेशन देखी और सीरियस टोन में बोला, ये है शाही राज परिवार की शान, यानी इंपीरियल मैजेस्टी। ज़ाओ याओ ने मन ही मन सोचा, अरे बात तो वही है ना? एथ प्रिंस ने कहा, सिर्फ क्राउन प्रिंस ही हैं जिन्हें लोग इतना प्यार देते हैं। ज़ाओ याओ ने मासूम बनकर कहा, तो क्राउन प्रिंस ब्रदर सच में कमाल के हैं। एथ प्रिंस हंस दिया, वो तो हैं ही। फिर उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी। कई चेहरों पर दीवानगी साफ दिखती थी। उसने मन ही मन ताना मारा, मार्क्विस श्वैनपिंग ने इतनी मेहनत की लोगों को प्रिंस डाई के लिए इकट्ठा करने में, और लोगों की नज़र सिर्फ क्राउन प्रिंस पर ही टिकी है। अब शायद उसे अफसोस हो रहा होगा। ज़ाओ याओ ने एक्साइटेड होकर कहा, फोर्थ ब्रदर, एथ ब्रदर, मैंने पहली बार इतने सारे लोग एक साथ देखे हैं, कितना लाइवली है। सड़क के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि दुकानों में भी भीड़ थी। सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता आ गया हो। यही शायद शाही ताकत का असर होता है। एथ प्रिंस हंसकर बोला, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। फोर्थ प्रिंस ने ज़ाओ याओ के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा है तुम डर नहीं रहे। ज़ाओ याओ ने तुरंत मुंह बना लिया। फोर्थ ब्रदर, आप मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। हाँ, तुम तो बहुत बहादुर हो, फोर्थ प्रिंस हंसी दबाकर कहा। ज़ाओ याओ को लगा फोर्थ ब्रदर उसे सीरियसली नहीं ले रहा। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर फोर्थ प्रिंस को हंसी आ गई। उसने मजाक में ज़ाओ याओ के गाल को हल्का सा पोक कर दिया। ज़ाओ याओ ने तुरंत सिर घुमाया और फोर्थ प्रिंस की उंगली काटने के लिए मुंह खोल दिया। फोर्थ प्रिंस ने तुरंत उंगली हटा ली। ज़ाओ याओ हवा को ही काटता रह गया। वो और मजाक करना चाहता था, पर फिर याद आया कि सब घोड़ों पर है। अगर ज़ाओ याओ गिर गया तो चोट लग सकती है, इसीलिए रुक गया। पैलेस गेट से शहर के बाहर तक का सफ़र नॉर्मली 1 घंटे का होता है, पर आज धीरे धीरे चलने की वजह से उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए। सिटी गेट पर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। मिनिस्टर्स और इंपीरियल गार्ड्स सब वहां जमा थे। जैसे ही क्राउन प्रिंस अपने भाइयों के साथ पहुंचे, सभी ने तुरंत झुककर सलाम किया। क्राउन प्रिंस शांत तरीके से घोड़े पर बैठा रहा, प्रिंस डाई का इंतजार करते हुए। ज़ाओ याओ और बाकी सब उसके पीछे ही घोड़ों पर रुक गए।
फोर्थ प्रिंस ने देखा कि ज़ाओयाओ मिनिस्टर्स को बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा है, तो उसने एक एक करके उनका परिचय देना शुरू किया। कोर्ट के ज्यादा मिनिस्टर्स ज़ाओयाओ को पहचान में नहीं आए। सिर्फ ड्यूक ज़ेन और मार्किस श्वनपिन को जानता था, क्योंकि वो अक्सर हरिम में आते थे। बाकी सब उसके लिए नए चेहरे थे। नाम तो कई सुने थे, पर चेहरे से जोड़ना मुश्किल होता था। अब फोर्थ प्रिंस की वजह से उसे सब मैच होने लगे। फोर्थ प्रिंस डिटेल में बताता, नाम भी, पोस्ट भी, और ये भी कि उनका काम क्या होता है। ज़ाओयाओ को ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। 3 ड्यूक्स, 9 मिनिस्टर्स, चीफ असिस्टेंट्स, सेक्रेटरीज, सर घूमने लगा। फोर्थ प्रिंस ने देखा कि ज़ाओयाओ आधा समझ रहा है, आधा नहीं, पर उसने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसके हिसाब से ज़ाओयाओ अभी छोटा है, बाद में सब खुद समझ जाएगा। ज़ाओयाओ ने ऑनेस्टली कहा, फोर्थ ब्रदर, आप बहुत अमेजिंग हो, आप सब जानते हो। फिर एर्थ प्रिंस को देखकर बोला, एर्थ ब्रदर भी अमेजिंग हो। फोर्थ प्रिंस हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी जान जाओगे। ज़ाओयाओ ने हाथ हिला दिया, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, मैं सब याद नहीं रख पाऊंगा। पर उसने शरारती स्माइल दी, जिस मिनिस्टर के घर का खाना टेस्टी होगा उसे मैं ज़रूर याद रखूंगा। फोर्थ और एर्थ दोनों हंस पड़े। ज़ाओयाओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो क्या आपको पता है कौन सा मिनिस्टर अच्छा खाना बनाता है? फोर्थ प्रिंस के पास इसका जवाब नहीं था। एर्थ प्रिंस बोला, मुझे ये नहीं पता कौन अच्छा खाना बनाता है, पर मुझे एक मिनिस्टर पता है जो तुम्हारी तरह खाने का शौकीन है। ज़ाओयाओ की आंखें चमक उठी। कौन? जनरल शेन हू, उसे भी तुम्हारी तरह मीट पसंद है। ज़ाओयाओ खुश होकर बोला, जो लोग खाने और मीट के शौकीन होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं और बहुत केपेबल भी। फोर्थ और एर्थ दोनों उसकी अजीब लॉजिक पर हंस पड़े। एर्थ प्रिंस ने कहा, जनरल शेन सच में केपेबल हैं, पर 10th ब्रदर तुम। ज़ाओयाओ ने तुरंत जवाब दिया, 8th ब्रदर, छोटे और गरीब को कभी कम मत समझना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी जनरल शेन जितना केपेबल बनूंगा। छोटे और गरीब को कम मत समझना? फोर्थ और एर्थ दोनों थोड़े शॉक हो गए। हाँ, अभी मैं छोटा हूँ, मेरे पास स्किल नहीं है, पर जब बड़ा हो जाऊंगा ज़रूर कुछ बनूंगा, इसीलिए मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। फोर्थ प्रिंस ने हंस दिया, बहुत अच्छा कहा। एर्थ प्रिंस ने ताली बजाते हुए कहा, वाह 10th ब्रदर, ये तो बहुत अच्छी लाइन थी। लगता है एनालिटिक्स कॉपी करना बेकार नहीं गया। ज़ाओयाओ हैरान हो गया, क्या आप लोगों ने पहले ये लाइन नहीं सुनी? फिर उसे याद आया ये बात उसने सपने में सुनी थी। एर्थ ब्रदर, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझ रहा हूँ। एर्थ प्रिंस ने मुस्कुराया, हाँ कॉम्प्लीमेंट ही है। शर्माकर ज़ाओयाओ ने सिर खुजाया और हंस दिया। फोर्थ प्रिंस ने कहा, तुम्हें आगे जाकर ज्यादा पढ़ना होगा। ये सुनते ही ज़ाओयाओ का सर दर्द करने लगा। वो तुरंत हाथ उठाकर बोला, फोर्थ ब्रदर बस। उसी वक्त उसका शरीर अचानक दाहिनी तरफ झुक गया। एर्थ प्रिंस ने तुरंत उसे संभाला ताकि वो सीधा बैठा रहे और घोड़े को मजबूती से पकड़ सके। मैं कुछ नहीं कह रहा, फोर्थ प्रिंस बोला। उसे पता था पढ़ाई का नाम सुनते ही ज़ाओयाओ डर जाता है। ज़ाओयाओ ने रेन्स दोनों हाथों से कस के पकड़ लिए। उसकी टांगें घोड़े के पेट से चिपकी हुई थीं। घोड़े का पेट स्मूथ था, अगर ध्यान न रखे तो फिसलकर गिर सकता था। उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ मिसिंग हो। उसने नीचे झुककर घोड़े के पेट को देखा। फोर्थ प्रिंस ने पूछा, क्या हुआ? ज़ाओयाओ ने सर हिला दिया। क्या तुम्हारे घोड़े को कुछ हुआ है? फोर्थ प्रिंस ने हेयू को देखते हुए कहा। हेयू बेचैन सा हो गया। याओयाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे जहर नहीं दिया गया। ज़ाओयाओ ने प्यार से हेयू की गर्दन थपथपाई। फोर्थ ब्रदर, हेयू बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम क्या देख रहे थे? बस, मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत स्लिपरी है। तभी ज़ाओयाओ के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने तुरंत समझ लिया कि क्या गलत है। घोड़े के दोनों तरफ के स्टिरप्स गायब हैं। सपने में जब वो घोड़ा चला रहा था तब स्टिरप्स थे, पर अब नहीं। चैप्टर 53 गड्ढा खोदना। फोर्थ प्रिंस ने देखा कि ज़ाओयाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। कभी भौएं सिकुड़ जाती, कभी कंफ्यूजन, कभी गहरी सोच, फिर अचानक रियलाइजेशन और फिर एक्साइटमेंट। उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटी सी मूवी बना हुआ था।
जाओ याओ को जैसे ही स्टिरअप्स याद आए, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि लगभग घोड़े पर ही उछल पड़ा। अच्छा हुआ फोर्थ प्रिंस ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया, वरना वो सीधा नीचे गिर जाता। एथ प्रिंस ने भी उसका दूसरा कंधा दबा दिया और बेचारा सा बोला, 10th ब्रदर, शांत रहो। दोनों भाइयों के बीच दबा हुआ जाओ याओ कुछ पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो गया। उसका स्टंट चेहरा देखकर एथ प्रिंस ने उसके गाल को पिंच किया। क्या सोच रहे थे जो इतने डेज लग रहे हो? गाल पर हल्की सी चोट से जाओ याओ होश में आया। उसने तुरंत एथ प्रिंस का हाथ झटक दिया और अपना गाल सहलाने लगा। एथ ब्रदर, मैं बस कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे जो घोड़े से गिरते गिरते बचे? एथ प्रिंस ने टीजिंग टोन में पूछा। बहुत इम्पोर्टेंट बात, जाओ याओ सीरियस बनकर बोला। मुझे हमेशा लगता था घोड़ा चलाते वक्त कुछ गलत सा है। कौन सी इम्पोर्टेंट बात? एथ प्रिंस ने फिर से उसका गाल पोक किया। सच बताओ, तुम कल के विक्ट्री बैंक्वेट में क्या खाओगे ये सोच रहे थे ना? जाओ याओ वे नकली शौक दिखाया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। एथ ब्रदर, आपको कैसे पता चला? उसका ड्रामा देखकर फोर्थ और एथ दोनों हंस पड़े और एक साथ उसके गाल पोक कर दिए। फोर्थ ब्रदर, एथ ब्रदर, खाने के बारे में सोचना क्या गलत है? जाओ याओ बोला। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, पैलेस जाते ही वो रॉयल क्राफ्ट्समैन से स्टिरअप्स बनवाएगा। स्टिरअप्स होंगे तो राइडिंग सेफ भी होगी और उसे बार बार गिरने का डर भी नहीं रहेगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, सेकंड ब्रदर अब तक क्यों नहीं आए? धूप में बैठ बैठ कर मुझे नींद आ रही है। अच्छी सी झपकी लेते हुए बोला, अगर और देर हुई ना, मैं यहीं सो जाऊंगा। फोर्थ प्रिंस ने उसका लाल पड़ता चेहरा देखकर पूछा, 10th ब्रदर, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? जाओ याओ ने घोड़े की सैडल से पानी की थैली उठाई और हिलाते हुए बोला, फोर्थ ब्रदर, मेरे पास पानी है, आप पियोगे? मेरे पास भी है, फोर्थ प्रिंस ने कहा। फिर जाओ याओ की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, 10th ब्रदर, इधर आ जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ रेस्ट कर लो। उसे डर था वहीं जाओ याओ नींद में ही घोड़े से ना गिर जाए। फोर्थ ब्रदर, मैं थोड़ी देर सो लूं? जाओ याओ ने नींद भरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, कोई नोटिस नहीं करेगा, फोर्थ प्रिंस बोला। इधर आ जाओ। जाओ याओ को तसल्ली हो गई। वो धीरे से फोर्थ प्रिंस की तरफ झुका और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। फोर्थ प्रिंस ने सावधानी से जाओ याओ को हेयू से उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। जाओ याओ उसकी तरफ मुंह करके बैठा, फिर बिना किसी शर्म के सीधा उसकी बाहों में लेट गया। फोर्थ ब्रदर, मैं थोड़ी सी नैप ले लेता हूँ। वो सच में बहुत थक गया था। फोर्थ प्रिंस ने उसे संभालते हुए उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकी दी। सो जाओ। ये सीन देखकर एथ प्रिंस का चेहरा थोड़ा सा खट्टा सा हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे फोर्थ प्रिंस ने कहा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबके दिमाग में सिर्फ प्रिंस डाई के आने की बात चल रही थी। कुछ देर बाद दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। एक सैनिक तेज रफ्तार से आया और क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट दी। योर हाइनेस, प्रिंस डाई अब सिर्फ 10 मील दूर हैं। क्राउन प्रिंस ने हल्का सा सर हिलाया। अच्छा है। फिर कंसर्न से पूछा, प्रिंस डाई कैसे हैं? कोई चोट तो नहीं लगी? बाकी जनरल्स ठीक हैं? सैनिक पहले उनकी हालत पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। अचानक पूछे जाने पर वो थोड़ा घबरा गया, फिर संभल कर बोला, प्रिंस डाई बिल्कुल ठीक हैं। बाकी जनरल्स भी सेफ हैं। उन्होंने चाहा था मेरे साथ आकर सलाम करें, पर प्रिंस डाई ने कहा कि वो सैनिकों को छोड़कर नहीं जा सकते। अच्छा है, सब सुरक्षित हैं, क्राउन प्रिंस ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। उनसे कह देना जल्दी ना करें, मैं यहीं मिनिस्टर्स के साथ इंतज़ार करूंगा। यस योर हाइनेस। सैनिक वापस लौट गया। दूसरी तरफ प्रिंस डाई के साथ चल रहे जनरल्स बातें कर रहे थे। सोचा नहीं था क्राउन प्रिंस इतना कंसिडरेट होगा। सच में खुद हमें वेलकम करने आ गए। मैंने सुना है ये आइडिया क्राउन प्रिंस का ही है, कहीं बाद में आपको एम्बैरेस न करे। मुझे तो लगता है वो इतना सिंसियर नहीं है, आप संभल कर रहना। ये सब प्रिंस डाई के ट्रस्टेड जनरल्स थे, सालों से उसके साथ लड़ते आए थे, उसकी मिलिट्री एबिलिटी के कायल थे और उसके लिए पूरी तरह लॉयल। प्रिंस डाई के चेहरे पर जीत की चमक थी, पर बात करते वक्त उसके शब्दों में ताना था। क्राउन प्रिंस के पास अगर 10 गुना भी हिम्मत हो, तब भी वो मुझे एम्बैरस करने की हिम्मत नहीं करेगा।
एंगेजमेंट की खबर के बाद से प्रिंस डाई को खुद को बहुत पावरफुल महसूस हो रहा था। उसे लगता था ये शादी फ्यूचर क्राउन प्रिंस बनने का रास्ता तैयार कर रही है। एक जनरल हंसकर बोला, बिल्कुल योर हाइनेस, कुछ ही महीनों में आप ऑफिसर कॉन्ग की छोटी बेटी से शादी करेंगे और फिर। उससे पहले ही प्रिंस डाई ने उसे सख्त नज़र से देखा। जनरल तुरंत चुप हो गया। वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। कैपिटल पहुंचते ही जुबान संभाल कर रखना, प्रिंस डाई ने कहा। क्राउन प्रिंस का ग्रुप सिर्फ मौका ढूंढ रहा है, गलती से भी उन्हें कोई चांस मत देना। जी योर हाइनेस, सब एक साथ बोले। अपने लोगों को भी संभाल कर रखना, प्रिंस डाई ने आगे कहा। जीत का दिखावा मत करना, कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। उसने दोबारा वॉर्न किया। अगर किसी ने गलत बात बोली या गलत काम किया तो क्राउन प्रिंस के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। सब जनरल समझ गए कैपिटल वापस जाते ही वो क्राउन प्रिंस के ग्रुप की आंखों में चुभने वाले कांटे बन जाएंगे। हम याद रखेंगे योर हाइनेस। प्रिंस डाई ने उन जनरल्स को देखा जो धूल से भरे, थके हुए और बिखरे से लग रहे थे। थोड़ी सी नाराजगी के साथ बोला, कैपिटल पहुंचकर पहले घर जाओ और रेस्ट करो, अच्छे से नहाना और वो दाढ़ी भी कटवा लेना। दाढ़ी कटवानी? जनरल्स थोड़े से शॉक हो गए। उन्हें अपनी दाढ़ी पर बड़ा गर्व था। योर हाइनेस, सच में कटवानी जरूरी है? कल कोर्ट में एम्परर जरूर बुलाएंगे, प्रिंस डाई ने याद दिलाया। तुम उनके सामने ऐसे बिखरे हुए जाओगे, ये बेइज्जती होगी और पनिशमेंट मिलेगी। मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं, ना नहाना ना शेव करना। ये सुनते ही जनरल्स घबरा गए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। तो फिर साफ सुथरे रहना, प्रिंस डाई ने फाइनल कहा। यस योर हाइनेस। 10 मील दूरी ज्यादा नहीं होती, पर जब साथ में 10,000 फौज हो तो हर कदम भारी हो जाता है। शाम तक जाकर प्रिंस डाई और उसकी सेना शहर के गेट पर पहुंची। क्राउन प्रिंस मिनिस्टर्स और बाकी प्रिंसेस के साथ पहले से ही 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रिंस डाई दिखा, क्राउन प्रिंस का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तुरंत घोड़े से उतर गया। मिनिस्टर्स ये देखकर हैरान रह गए। थर्ड प्रिंस और बाकी भाई भी क्राउन प्रिंस को फॉलो करते हुए घोड़ों से उतर गए। जाओ याओ कुछ देर पहले जागा था, वो भी घोड़े से उतरा और फोर्थ और एथ प्रिंस के पीछे पीछे चलकर क्राउन प्रिंस के पीछे जा खड़ा हुआ। उसने देखा प्रिंस डाई घोड़े पर बैठा हुआ है और क्राउन प्रिंस नीचे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। प्रिंस डाई नेचुरली लंबा था, ऊपर से घोड़ा भी ऊंचा, इस वजह से क्राउन प्रिंस को ऊपर देखना पड़ रहा था। ये सीन देखकर जाओयाओ के मन में एक ही बात आई। क्राउन प्रिंस ने बिना आवाज के सेकंड ब्रदर के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है। प्रिंस डाई ने क्राउन प्रिंस को देखकर तुरंत घोड़े से उतरने की जल्दी नहीं की। वो कुछ पल तक ऊपर से ही उसे देखता रहा। क्राउन प्रिंस नीचे खड़ा मुस्कुराता रहा, चेहरे पर खुशी भरी हुई थी। सेकंड ब्रदर तो आखिरकार वापस आ गए। तब जाकर प्रिंस डाई घोड़े से उतरा। जैसे ही वो झुककर सलाम करने वाला था, क्राउन प्रिंस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में वेलकम कर रहा हूँ, क्राउन प्रिंस के रूप में नहीं, इसलिए फॉर्मेलिटीज छोड़ दो। फिर उसने प्रिंस डाई को गौर से देखा, आंखों में जेन्युइन कंसर्न था। तुम पतले हो गए हो और काफी काले भी, कहीं चोट तो नहीं लगी? क्राउन प्रिंस की इस फिक्र पर प्रिंस डाई भी नरमी से बोला, थैंक यू बिग ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जंग मुश्किल रही होगी, क्राउन प्रिंस ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सेकंड ब्रदर, तुम अब हमारे ग्रेट जो के हीरो हो, लोग तुम्हें देखने के लिए बेचैन थे। चैप्टर 54। क्या सेकंड ब्रदर सच में नहीं जानता या बस परवाह नहीं करता? क्राउन प्रिंस और प्रिंस डाई ने पहले एक छोटा सा भाइयों वाला मिलन किया। उनके चेहरों से लग रहा था जैसे दोनों सच में ही बहुत प्यार करते हों एक दूसरे से। मंत्री लोग साइड में खड़े होकर मुस्कुराते रहे। पूरा माहौल बिल्कुल शांति और प्यार से भरा हुआ था। जाओ याओ ने ये सब देखकर मन ही मन सोचा, यहाँ सब के सब एक्टिंग के महान कलाकार हैं, स्टेज के प्रोफेशनल एक्टर्स भी इनके सामने फेल हो जाएं। मिलन के बाद क्राउन प्रिंस को याद आया कि वो इंपीरियल डिक्री लेकर आया था। उसने एलवी कॉन्ग से डिक्री ली और तुरंत सब लोग धर्माइंडिंग के साथ घुटनों पर बैठ गए। डिक्री का मतलब सिंपल था, लियांगशु की जीत के लिए प्रिंस डाई की तारीफ, और ये बताया गया कि उसने एम्परर को निराश नहीं किया। डिक्री पढ़ने के बाद क्राउन प्रिंस ने खुद प्रिंस डाई को उठाने में मदद की और डिक्री उसके हाथ में दे दी।
प्रिंस अ सेकंड ब्रदर, तुमने लियांगशु का जो हाल संभाला, फादर बहुत खुश हैं। प्रिंस डाई मुस्कुराया, ये मेरा फर्ज था। सेकंड ब्रदर, अगर तुम ना होते तो शायद राजधानी भी खतरे में होती। क्राउन प्रिंस ने बिल्कुल सिंसियर आवाज में कहा, सच कहूँ तो सालों से तुम ही बाहर के सब झंझट संभालते रहे हो। तुम्हारी वजह से ही देश में शांति है। बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत आभारी है। प्रिंस डाई ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बिग ब्रदर, आप मुझे ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं। दिल ही दिल में उसे पता था, ये असली नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस ने कहा, तुमने इतना सब किया और मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, पर मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास तुम जैसे बहादुर और योग्य भाई हो। वर्ड्स बहुत स्वीट थे, पर प्रिंस डाई को एक शब्द पर भी यकीन नहीं था। इसी बीच उसकी नज़र नाइन्थ प्रिंस पर पड़ी, जो उसे एक तरफ खड़ा उसे बड़े प्यार से देख रहा था। नाइन्थ ब्रदर, इधर आओ। नाइन्थ प्रिंस खुशी से दौड़ता हुआ आया। प्रिंस डाई ने उसे गोदी में उठा लिया। ब्रदर, तुम फाइनली वापस आ गए, मैंने बहुत मिस किया। प्रिंस डाई ने उसके बाल बिगाड़े। अरे, तू तो और लंबा हो गया और स्ट्रॉन्ग भी। लगता है मेरी नॉन प्रेजेंस में तू अच्छे से खाया पिया। क्राउन प्रिंस ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर बाकी भाइयों को बुला लिया। थर्ड प्रिंस और बाकी सब आगे आए और फॉर्मल ग्रीटिंग्स की। प्रिंस डाई के दिल में नाइन्थ प्रिंस के अलावा कोई और भाई था ही नहीं, बाकी सब उसके लिए सिर्फ नाम के रिश्तेदार थे। फॉर्मल बातें खत्म करके प्रिंस डाई ने कहा, बिग ब्रदर, क्या हम अब पैलेस जा सकते हैं? क्राउन प्रिंस ने मना किया और एलवी कॉन्ग को वाइन लाने को कहा। 3 बोल्स वाइन के प्रिंस डाई के लिए भरे गए। कैपिटल में एंट्री से पहले 3 प्याले पीना रूल है, याद है ना? याद है। प्रिंस डाई ने बोल ले लिया। पहला टोस्ट क्राउन प्रिंस ने खुद दिया, दूसरा सब ऑफिशियल्स की तरफ से, तीसरा पूरे लोगों की तरफ से। हर बार प्रिंस डाई ने शुक्रिया कहा और पी गया। मार्क्विस श्वेनपिंग का चेहरा धीरे धीरे सीरियस होता गया। उसे क्राउन प्रिंस का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, पर यह जगह बोलने की नहीं थी। बाकी प्रिंसेस ने भी एक एक करके टोस्ट दिया। जाओ याओ छोटा था, इसलिए उसने चाय से टोस्ट किया। फिर क्राउन प्रिंस ने एक काली क्लोक निकाली, एम्परर का तोहफा। क्लोक पर बादल और 4 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन बना था, जो शान और ताकत का निशान था। फादर ने तुम्हारे लिए भेजा है, मैं खुद पहना देता हूँ। प्रिंस डाई न झुका न सर नीचा किया, बस सीधा खड़ा होकर बोला, थैंक यू बिग ब्रदर। कई मंत्री इस बात से नाराज हो गए। मार्क्विस श्वेनपिंग ने मन ही मन सोचा, प्रिंस डाई सच में कभी झुकना ही नहीं चाहता। क्राउन प्रिंस ने जैसे कुछ देखा ही नहीं, क्लोक पहनाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो पैलेस चलते हैं, फादर वेट कर रहे हैं। रास्ते में प्रिंस डाई ने पहले घोड़ा चढ़ा लिया, प्रोटोकॉल के खिलाफ। मंत्री और ज्यादा नाराज हो गए। इंपीरियल सेंसर का चेहरा बिल्कुल टाइट हो गया। फिर भी क्राउन प्रिंस मुस्कुराता रहा। सेकंड ब्रदर, साथ साथ राइड करते हैं। एलवी कॉन्ग ने टोकना चाहा, पर क्राउन प्रिंस की ठंडी नज़र देखकर चुप हो गया। प्रिंस डाई ने बिना झिझक हाँ कर दी। जाओ याओ ने ये सब देखकर सोचा, क्या सेकंड ब्रदर सच में नहीं समझता या बस उसे फर्क ही नहीं करता? कैपिटल में एंट्री के वक्त सड़कें दोनों तरफ लोग घुटनों पर बैठ गए। क्राउन प्रिंस ने प्रिंस डाई का हाथ ऊपर उठाया और जोर से कहा, ये है मेरे सेकंड ब्रदर प्रिंस डाई, लियांगशु के वीर। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए, ग्रेट हीरो प्रिंस डाई। किसी ने चिल्लाया, प्रिंस डाई जिंदा रहो 1000 साल। और फिर पूरी राजधानी में एक ही आवाज गूंज उठी, प्रिंस डाई, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। चैप्टर 55 मजा आने वाला है। प्रिंस डाई अपने शानदार घोड़े पर बैठा हुआ लोगों के प्यार और चीयर्स में नहाया हुआ था। दोनों तरफ खड़े लोग उसका नाम पुकार रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उसे एक हीरो की तरह देख रहे थे। क्राउन प्रिंस साइड में खड़ा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे उसे भी प्रिंस डाई पर गर्व हो। लोग घुटनों पर बैठे हुए आंखों में चमक लिए प्रिंस डाई को देख रहे थे। इस पल लोगों के दिल में सिर्फ एक ही हीरो था, प्रिंस डाई। उनके पीछे चल रहे थर्ड प्रिंस और बाकी भाई जब ये सब देख रहे थे तो उनके चेहरों पर थोड़ी देर के लिए जलन और नाराजगी दिख गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सब छुपा लिया, मुस्कुराहट का मास्क पहन लिया। बचपन से ही उन्होंने यही सीखा था, चाहे दिल में कुछ भी हो, चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान रहनी चाहिए।
फिफ्थ प्रिंस धीरे से थर्ड प्रिंस की तरफ झुका और होठों से इशारा किया। थर्ड प्रिंस ने उस डायरेक्शन में देखा जहां फिफ्थ प्रिंस इशारा कर रहा था, क्राउन प्रिंस की तरफ। क्या हुआ? थर्ड प्रिंस ने धीरे से पूछा। फिफ्थ प्रिंस ने विस्पर किया, क्राउन प्रिंस वाकई कमाल का है, इमोशंस कंट्रोल करना आता है उसे। इसी वक्त लोगों के नारे कान में गूंज रहे थे, प्रिंस डाई, प्रिंस डाई। थर्ड प्रिंस समझ गया फिफ्थ प्रिंस क्या कहना चाहता है। उसने थोड़ा सा ताना मारते हुए कहा, उसे कूल रहना ही पड़ेगा। फिर अपने हाथ की हॉर्स व्हिप से धीरे से अपनी लेफ्ट पाम पर टैप किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बस इंतजार करो, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब क्राउन प्रिंस अपना कंट्रोल खो देगा। फिफ्थ प्रिंस हंसा, तब तो मजा आएगा देखने में। सिक्स्थ प्रिंस भी बोला, हम सब प्रिंस डाई के लौटने का वेट ही इसलिए कर रहे थे, ड्रामा देखने के लिए। सिक्स्थ प्रिंस के पास ही फोर्थ प्रिंस बैठा था। भले ही थर्ड और फिफ्थ धीरे बात कर रहे थे, लेकिन फोर्थ प्रिंस सब सुन रहा था। उसकी सुनने की शक्ति बचपन से ही तेज थी। हल्की से हल्की आवाज भी उसे साफ सुनाई देती थी। उनकी बातें सुनकर फोर्थ प्रिंस का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। फोर्थ प्रिंस के पीछे एट्थ प्रिंस और जाओ याओ थे। वो थर्ड प्रिंस वालों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लोगों का जोश देखकर और प्रिंस डाई के नारे सुनकर जाओ याओ मन ही मन सोच रहा था, माँ के स्वीन पिंग का प्लान काम कर गया। अब लोगों की नज़र में सिर्फ प्रिंस डाई है, क्राउन प्रिंस नहीं। जाओ याओ ने एट्थ प्रिंस से कहा, एट्थ ब्रदर, सेकंड ब्रदर तो सच में कमाल का है। एट्थ प्रिंस मुस्कुराकर बोला, क्या तुम जेलस हो? जाओ याओ ने किरण सिर हिला दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जेलस क्यों नहीं? ऐसी सिचुएशन देखकर तो कोई भी सोचता है, काश मैं प्रिंस डाई होता। जाओ याओ ने अपना छोटा सा सिर तिरछा किया, वो ग्रेट है, पर मैं प्रिंस डाई नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं बन सकता। और वैसे भी जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मुझे बस फन जगह जाना है, टेस्टी खाना खाना है। फिर वो थोड़ा रुक गया और धीरे से एट्थ प्रिंस के कान के पास बोला, मुझे लड़ाई वड़ाई पसंद नहीं, मुझे जंग पे नहीं जाना। एट्थ ब्रदर, प्लीज किसी को बताना मत। अगर नाइन्थ ब्रदर को पता चला तो वो मुझे डरपोक बोलेगा और कहेगा मैं एम्परर का बेटा होने लायक ही नहीं। एट्थ प्रिंस ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सब लोग प्रिंस डाई जैसा बनना चाहते हैं, ताकत, इज्जत, पावर के बीच खड़े रहना चाहते हैं। पर टेंथ ब्रदर अलग था, उसे बस वही करना था जो उसका दिल चाहता था। इतनी छोटी उम्र में ही उसे अपनी लिमिट्स का एहसास था। उसे पता था वो प्रिंस डाई जैसा नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहता। पावर इतनी पास होते हुए भी उस पर कोई असर नहीं, ये मासूमियत है या समझदारी, कहना मुश्किल था। जाओ याओ अचानक बोला, एट्थ ब्रदर, उधर देखो। उसने सड़क के किनारे एक मिठाई की दुकान की तरफ इशारा किया। यहाँ के स्नैक्स बहुत टेस्टी होते हैं। पिछले साल मैंने तुम्हारे लिए यहीं से जुजूबे केक लिया था, याद है? कैसे भूल सकता हूँ, तुम बार बार याद दिलाते हो। और आगे जो क्रॉसिंग पर बिस्किट वाली स्टॉल है ना, वहाँ के भी बिस्किट्स मस्त होते हैं, वो भी तुम्हें खिलाए थे, याद है? जाओ याओ पूरा एक्साइटेड होकर एक के बाद एक खाने की जगह बताता रहा। एट्थ प्रिंस भी बिना बोर हुए सुनता रहा, कभी कभी हाँ में सिर हिलाता। आगे बैठा फोर्थ प्रिंस भले ही पीछे मुड़कर बात नहीं कर रहा था, पर सब सुन रहा था। जब भी जाओ याओ खाने की बात करता, फोर्थ प्रिंस के होठों पर हल्की सी हंसी आ जाती। जाओ याओ इतना हाथ पैर हिला हिलाकर बात कर रहा था कि 2 बार लगभग घोड़े से गिर ही जाता। हर बार एट्थ प्रिंस ने टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया। एट्थ प्रिंस ने उसे पानी की मश्क दी, प्यास लगी है, थोड़ा पी ले। जाओ याओ जैसे ही पानी लेने वाला था, अचानक एक आम आदमी सड़क के किनारे से भागता हुआ आया और क्राउन प्रिंस और प्रिंस डाई के रास्ते के बीच खड़ा हो गया। दोनों ने तुरंत अपने घोड़े रोके, वरना सीधा उस आदमी पर चढ़ जाते। वो आदमी प्रिंस डाई के घोड़े के सामने घुटनों पर गिर गया, 3 बार जोर से सर झुकाया और चिल्लाया, प्रिंस डाई, आप ही हमारे असली हीरो हैं, आप ही क्राउन प्रिंस होने चाहिए। उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही इंपीरियल गार्ड्स ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींच कर ले गए। सब शॉक में थे। इंपीरियल गार्ड्स और साथ आए यूनक्स तुरंत घुटनों पर बैठ गए, माफी मांग रहे थे।
सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग ये देखकर डर गए और एक एक करके सब घुटनों पर बैठ गए। क्राउन प्रिंस ने हाथ उठाकर गार्ड्स को उठने का इशारा किया और शांत आवाज में बोला, सब ठीक है, आगे चलो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड्स ने सर झुकाकर कहा, धन्यवाद योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस ने प्रिंस डाई की तरफ देखा। सेकंड ब्रदर, इस बात को दिल पर मत लेना। प्रिंस डाई मुस्कुराया, बिग ब्रदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पीछे खड़े इंपीरियल सेसर का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उसे लगा प्रिंस डाई जरा भी पछतावा नहीं दिखा रहा, उल्टा थोड़ा घमंडी लग रहा था। बाकी ऑफिशियल्स के चेहरों पर भी अजीब एक्सप्रेशंस थे। क्राउन प्रिंस के सपोर्टर्स गुस्से में थे, सोच रहे थे कल कोर्ट में प्रिंस डाई को एरोगेंस के लिए इम्पीच करेंगे। और प्रिंस डाई के सपोर्टर्स, उन्हें तो लगा वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। क्राउन प्रिंस फिर भी प्रिंस डाई के साथ हंसते बोलते रहे, जैसे पहले वाली बात ही न हो। वो इंसिडेंट प्रिंस डाई का मूड और अच्छा कर गया। अब वो क्राउन प्रिंस से सिर्फ फॉर्मेलिटी में बात नहीं कर रहा था, पहली बार सीरियसली बात कर रहा था। दोनों भाई घोड़े पर साथ साथ चलते हुए बातें कर रहे थे, देखने में बिल्कुल रियल भाइयों जैसे लग रहे थे। थर्ड प्रिंस और बाकी सब ये देखकर हैरान थे। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी अपसेट नहीं। ये तो पहले वाला क्राउन प्रिंस नहीं लग रहा। थर्ड प्रिंस ने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं लग रहा। फिफ्थ प्रिंस ने पूछा, क्या ठीक नहीं लग रहा? क्राउन प्रिंस गुस्सा ही नहीं हुआ। अजीब नहीं है? बिल्कुल अजीब है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो क्या सोच रहा है? सिक्स्थ प्रिंस ने बीच में कहा, उसकी तो जबरदस्त बेइज्जती हुई थी, फिर भी वो हंस रहा है। फिर एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाकर बोला, कहीं उसे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? थर्ड प्रिंस ने आंखें सिकोड़ी, कुछ तो गड़बड़ है, पक्का। फिफ्थ प्रिंस बोला, मुझे लगता है वो आदमी मार्किस फिनपिंग का बंदा था, सिर्फ क्राउन प्रिंस को एम्बैरेस करने के लिए। प्रिंस डाई ने कैपिटल आते ही क्राउन प्रिंस को सीधा जगह दिखा दी। सिक्स्थ प्रिंस हंसा, तो फिर ड्रामा शुरू हो गया ना? तीनों ने एक दूसरे को देखकर मीनिंगफुल स्माइल एक्सचेंज की। पर फोर्थ प्रिंस और जाओयाओ का सोचना अलग था। फोर्थ प्रिंस पहले थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर समझ गया। उसकी आंखों में गहरी समझ चमक उठी। और जाओयाओ, उसका चेहरा मासूम था, पर दिल ही दिल में वो सोच रहा था, क्राउन प्रिंस ने एक और गड्ढा खोद दिया है, इस बार प्रिंस डाई के लिए। प्रिंस डाई अभी अभी कैपिटल लौटा है और इतने सारे इंटरेस्टिंग सीन्स शुरू हो गए हैं। आगे जो ड्रामा क्राउन प्रिंस और प्रिंस डाई के बीच होने वाला है, लगता है असली मजा अब शुरू होगा। शहर के गेट से लेके पैलेस गेट तक कैपिटल के लोग लगातार चिल्लाते जा रहे थे, प्रिंस डाई जिंदाबाद, प्रिंस डाई हमारे हीरो। थोड़ी देर पहले जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जब क्राउन प्रिंस ने खुद उसे इग्नोर कर दिया, तो लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उल्टा और जोर से नारे लगाने लगे, जैसे जितनी तेज आवाज उतनी ज्यादा इज्जत प्रिंस डाई के लिए। शुरू में जाओ याओ को ये सब सुनकर काफी एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आवाज एनॉइंग लगने लगी। फोर्थ प्रिंस ने देखा कि जाओ याओ थोड़ा सा चिढ़ गया है, तो प्यार से पूछा, क्या हुआ, कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा? जाओ याओ ने सर हिला दिया, नहीं फोर्थ ब्रदर, मैं ठीक हूं, बस। वो बोलते बोलते रुक गया। फोर्थ प्रिंस ने पेशेंटली पूछा, क्या फील हो रहा है? जाओ याओ ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से हाथ मुंह के पास लाकर विस्पर किया, फोर्थ ब्रदर, मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, थोड़ा नॉइजी है। फिर वो डर सा गया, जैसे कुछ गलत बोल दिया हो। फोर्थ ब्रदर, क्या लोगों के बारे में ऐसा कहना गलत है? जाओ याओ की आंखों में डर और उलझन देखकर फोर्थ प्रिंस मुस्कुरा दिया, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, सच में काफी शोर है। ये सुनते ही जाओ याओ की आंखें चमक उठी, सच? फोर्थ ब्रदर, आपको भी नॉइजी लगता है? फोर्थ प्रिंस ने हाँ में सर हिला दिया, हाँ, मुझे पसंद नहीं। तब जाओ याओ को याद आया, उसका फोर्थ ब्रदर तो वैसे भी शांति पसंद करता है। उसने खुशी से कहा, मुझे भी नहीं पसंद। एट्थ प्रिंस ने भी बात सुन ली और हंस के बोला, मुझे भी नहीं पसंद। जाओ याओ खुश हो गया, मुझे फोर्थ ब्रदर और एट्थ ब्रदर सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उसने मासूम सा सवाल पूछ लिया,
आपको क्या लगता है इतना चिल्लाने से उनका गला दर्द नहीं करता होगा? प्यास नहीं लगती होगी? एट्थ प्रिंस ने लोगों की तरफ देखा, गर्दन की नसें फूली हुई, आवाज भारी हुई और हंसकर बोला, छोड़ो उन्हें, चिल्लाने दो। फोर्थ प्रिंस ने एट्थ प्रिंस को एक गहरी नज़र से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। ज़ाओ याओ फिर बोला, फोर्थ ब्रदर, एट्थ ब्रदर, पैलेस पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? इस रास्ते पर शोर के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा था, उसे बोर हो रहा था। फोर्थ प्रिंस ने प्रोसेशन की स्लो स्पीड देखकर अंदाजा लगाया, लगभग आधा घंटा। आधा घंटा और? ज़ाओ याओ थोड़ा बेचैन हो गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। फोर्थ ब्रदर, एट्थ ब्रदर, पैलेस जाकर हमें पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना? आज तो पेंटिंग क्लास होती है, क्या वापस जाकर भी पेंटिंग करनी होगी? फोर्थ प्रिंस हंसकर बोला, आज की क्लासेस कैंसिल हो चुकी है, पेंटिंग भी नहीं होगी। फिर मजाक में जोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे रूम आ सकते हो, मैं तुम्हें रीडिंग पढ़ा दूंगा। क्या? ज़ाओ याओ का चेहरा तुरंत लटक गया। फोर्थ ब्रदर, मुझे रीडिंग नहीं करनी। फोर्थ प्रिंस बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसने पूछा, सुबह टीचर ने जो पढ़ाया था समझ आया? फोर्थ ब्रदर, प्लीज रीडिंग की बात मत करो। फोर्थ प्रिंस ने उसका चेहरा पकड़कर उसके गोल मटोल गाल खींच दिए। मुझे लगता है तुम बस खेलना चाहते हो। ज़ाओ याओ ने उसकी स्लीव पकड़कर मिन्नत की, आज क्लास नहीं है ना, प्लीज मुझे खेलने दो। फोर्थ प्रिंस ने उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी और ठंडे टोन में बोला, 10th ब्रदर, फादर ने तुम्हें एनालिक्स की 100 बार कॉपी करने की सज़ा दी थी, कितना हो चुका, कितना बाकी है? ये बात ज़ाओ याओ पर बिजली की तरह गिरी, वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। फोर्थ प्रिंस और एट्थ प्रिंस दोनों समझ गए, ज़ाओ याओ तो पनिशमेंट भूल ही गया था। फोर्थ प्रिंस ने याद दिलाया, तुम इतना मस्ती कर रहे हो कि तुम्हें याद भी नहीं रहा। सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया था फादर ने, और अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। क्या? सिर्फ 10 दिन? मैं तो गया। थर्ड प्रिंस और बाकी लोग हंस पड़े। 10th ब्रदर, तुम क्यों भूत जैसे चिल्ला रहे हो? ज़ाओ याओ का रोना सा चेहरा देखकर और मजाक उड़ाया, क्या हो गया तुम्हें? ज़ाओ याओ रूहानी आवाज में बोला, थर्ड ब्रदर, मैंने पनिशमेंट ही भूल गया। थर्ड प्रिंस और बाकी लोग हंस पड़े। 10th ब्रदर, तुम सच में गए काम से, फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 5th प्रिंस ने ताना मारा, 10th ब्रदर, अपना ख्याल रखना। 6th प्रिंस ने भी कहा, अपनी किस्मत खुद संभालो, लेकिन उसकी आवाज में जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। 4th प्रिंस को ये देखकर गुस्सा आ गया, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अभी भी टाइम है, उसने प्यार से ज़ाओ याओ को दिलासा दिया। 8th प्रिंस ने भी कहा, अभी 10 दिन हैं, हो जाएगा। दोनों भाइयों के कहने से ज़ाओ याओ थोड़ा शांत हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। 4th प्रिंस ने उसके सर पर हाथ फेरा, अब भी सिर्फ खेलने का ही सोचोगे? ज़ाओ याओ ने तुरंत सर हिला दिया, नहीं, कभी नहीं। 4th प्रिंस ने उसके गाल थपथपाए, ठीक है, पैलेस जाकर तुम्हें मेले रूम आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही ज़ाओ याओ का चेहरा फिर चमक गया, 4th ब्रदर सबसे बेस्ट है। थोड़ी देर बाद ज़ाओ याओ फिर से सब भूलकर घोड़े पर बैठकर सड़क के दोनों ओर लोगों को देखने लगा। लोगों ने क्राउन प्रिंस और प्रिंस दाई को देख लिया था, अब उनकी नज़र बाकी प्रिंसेस पर थी। उन सब में 4th प्रिंस सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शांत नेचर, एलिगेंट अंदाज, सबसे ज़्यादा अटेंशन ले रहा था। कई जवान लड़कियां उसे देख रही थी, धीरे धीरे बातें कर रही थी। आज प्रिंस दाई के स्वागत की वजह से ही उन्हें बाहर आने का मौका मिला था, वरना शादी के लिए बैठी लड़कियां आमतौर पर इतना ओपनली नहीं दिख सकती थी। 4th प्रिंस 3rd प्रिंस से सिर्फ 1 साल छोटा था। कॉन्सॉर्ट ली ऑलरेडी उसके लिए सूटेबल बहू ढूंढ रही थी। कोर्ट के कई सिविल ऑफिशियल्स 4th प्रिंस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उसका नाना इंपीरियल कॉलेज का सैक्रिफाइस वाइन था। ली फैमिली एक बहुत बड़ी स्कॉलरली फैमिली थी। पिछली डायनेस्टी से ही ली फैमिली का हेड इंपीरियल कॉलेज का हेड रहा है। उनके स्टूडेंट्स पूरे देश में फैले हुए हैं। स्कॉलर्स के दिल में ली फैमिली का रुतबा आज के कॉन्ग फैमिली से कम नहीं था। कई बड़े ऑफिसर्स और गवर्नर्स कभी न कभी ली फैमिली के स्टूडेंट्स रहे हैं।
शुरू में ली फैमिली पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी। उससे पहली वाली डायनेस्टी में तो वो पहाड़ों में रहकर सिर्फ पढ़ाई करती थी, पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर। उस डायनेस्टी के एम्परर्स ने उन्हें बुलाना चाहा, पर ली फैमिली ने मरना मंजूर किया, लेकिन माउंटेन्स छोड़ना नहीं। फिर पिछली डायनेस्टी के फाउंडिंग एम्परर 3 बार पर्सनली जाकर उन्हें मनाने में सफल रहे। तब ली फैमिली ने दोबारा टीचिंग शुरू की। जब कॉन्ग फैमिली स्कॉलर्स के बीच बदनाम हो रही थी, तब ली फैमिली का नाम और भी रोशन हो रहा था। इसीलिए कॉन्ग ताइचांग अपनी छोटी बेटी का रिश्ता प्रिंस दाई से करने में भी हिचकिचा रहा था। उसे डर था कहीं कॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन और न गिर जाए और ली फैमिली उनकी जगह न ले ले। चैप्टर 57 नेवर लेट मी डाउन। जब फोर्थ प्रिंस की तरफ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां घूर रही थीं, तो जाओ याओ ने अपना हाथ मुंह पर रखकर हल्की सी हाँ की हंसी हंसी। एथ प्रिंस ने जब जाओ याओ की शैतानी मुस्कान देखी तो मजाक में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जाओ याओ ने सड़क के किनारे खड़ी लड़कियों की तरफ थोड़ी सी गर्दन हिलाई और बोला, एथ भाई देखो, सब फोर्थ भाई को ही देख रही हैं। एथ प्रिंस ने बस एक नजर डाली और बेपरवाह अंदाज में बोला, तो क्या हुआ? एथ भाई, आपको भी काफी लोग देख रहे हैं। एथ प्रिंस हमेशा से थोड़े कमजोर से थे, सेहत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए उनका चेहरा भी थोड़ा सा नर्म और नाजुक लगता था। ऊपर से उनका पतला शरीर उन्हें लड़की जैसा दिखा देता था। उनकी माँ जांग नांग से थी। वहाँ की औरतें अपनी नज़ाकत और सुंदरता के लिए मशहूर होती हैं। वो भी पैलेस की मेड्स में सबसे अलग चमकती थीं। वो जानती थीं कि वो खूबसूरत हैं, इसलिए सिर्फ एक मेड बनकर रहना उसे मंजूर नहीं था। एक रात जब एम्परर नशे में थे, उसने मौका देखकर ड्रैगन बेड तक पहुंच बना ली। एम्परर को एथ प्रिंस पसंद नहीं थे। पहली वजह उनकी माँ से नफरत और दूसरी वजह एथ प्रिंस बिल्कुल उन जैसे ही दिखते थे। एम्परर का उनमें जरा सा भी अक्स नहीं था। जब भी एम्परर उन्हें देखते, उनकी माँ और उसकी चाल याद आ जाती। एथ प्रिंस को अपने चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत थी, और सबसे ज्यादा तब गुस्सा आता जब लोग कहते कि वो सुंदर हैं, या और भी बुरा जब लोग कहते कि वो लड़की जैसे लगते हैं। सड़क के किनारे खड़ी लड़कियों की तारीफ भरी नज़रों से उन्हें अंदर ही अंदर घिन आती थी, लेकिन वो अपने जज्बात को कभी चेहरे पर आने नहीं देते थे। उन्हें इग्नोर करो। जब जाओ याओ ने देखा कि एथ भाई का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया है, तो उसे समझ आ गया कि वो गुस्सा है। एथ भाई को वैसे भी औरतें पसंद नहीं थी, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ करे। फिर जाओ याओ फोर्थ प्रिंस के पास जाकर धीरे से पूछा, फोर्थ भाई, आपको कैसी औरत पसंद है? फोर्थ प्रिंस थोड़ा चौंक गए। अचानक ये सवाल क्यों? मुझे बस जानना है ना। फोर्थ भाई, 2 साल बाद आपको टाइटल मिलेगा और अगले साल पापा जरूर आपकी शादी तय कर देंगे। बताओ ना, आपको सुंदर लड़की पसंद है या नहीं? फोर्थ प्रिंस ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। इस अचानक सवाल से वो थोड़े अटक गए। ओह, जाओ याओ ने जानबूझकर आवाज खींचते हुए कहा, फोर्थ भाई को तो जरूर पढ़ाकू लड़कियां पसंद होंगी। मैंने कभी सोचा नहीं, फोर्थ प्रिंस ने शांत स्वर में कहा। पापा जो रिश्ता चुनेंगे वही सबसे सही होगा। पसंद न पसंद ज्यादा मायने नहीं रखता, सही होना ज्यादा जरूरी है। जाओ याओ ने उन्हें कंफ्यूज सा देखा, तो फोर्थ प्रिंस मुस्कुराए और उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी। तुम अभी छोटे हो, समझा भी दूं तो नहीं समझोगे। फोर्थ भाई, मतलब आप मुझसे ज्यादा समझदार हो? हाँ, थोड़ा सा। इसके बाद फोर्थ प्रिंस ने बात बदल दी और कल रात के बैंक्वेट की बात छेड़ दी। बैंक्वेट का नाम सुनते ही जाओ याओ का दिमाग सीधा खाने पे चला गया और वो शादी वाली बात भूल गया। एथ प्रिंस ने ये सब सुना और उनकी आंखों में हल्की सी तंजिया मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वो लोग पैलेस गेट पहुंच गए। क्राउन प्रिंस सबसे पहले घोड़े से उतरे, फिर प्रिंस डाई। एम्परर के अलावा किसी को भी पैलेस के अंदर घोड़े पर जाने की इजाज़त नहीं थी। क्राउन प्रिंस ने गार्ड्स और मंत्रियों को वापस भेज दिया और प्रिंस डाई ने भी अपने लोगों को आराम करने के लिए भेज दिया। कल एम्परर इनाम देने वाले थे और शाम को दावत भी थी। सेकंड भाई, पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए। थर्ड भाई, तुम लोग बाद में आ जाना। जी क्राउन प्रिंस।
क्राउन प्रिंस और प्रिंस डाई को साथ साथ चेनगुआंग हॉल की तरफ जाते देखकर थर्ड प्रिंस ने गहरी मुस्कान के साथ अपना पंखा निकाला। फिफ्थ भाई, सिक्स्थ भाई, मेरे यहाँ चाय पीने चलोगे? थर्ड भाई का बुलावा कैसे मना करें? फिफ्थ भाई हंसकर बोला। जाओ याओ ने देखा कि फोर्थ प्रिंस उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो तुरंत एथ भाई के पीछे छुप गया। फोर्थ भाई, आपने कहा था मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप अपनी बात से पलट तो नहीं रहे? फोर्थ प्रिंस थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं बस याद दिलाना चाहता था कि तुम एनालेक्ट्स कॉपी करना ना भूलना। फोर्थ भाई, नहीं भूलूंगा, अभी जाकर कॉपी करूंगा। फोर्थ प्रिंस बिना कुछ कहे वापस सिंगदक पैलेस की तरफ चल पड़े। बाकी प्रिंसेस सब सिंगदक पैलेस में रहते थे, सिर्फ सेवेंथ प्रिंस, नाइन्थ प्रिंस और जाओ याओ अलग थे। एथ भाई, मैं पहले एनालेक्ट्स कॉपी करने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, जाओ याओ ने उदास सी आवाज में बोला। एथ भाई ने उसका कॉलर पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोले, मेरे पास आओ, हम दोनों साथ में कॉपी करेंगे। तब जाओ याओ को याद आया कि एथ भाई हमेशा उसकी मदद करते थे। उसकी उदासी तुरंत खुशी में बदल गई। सिंगदक पैलेस बहुत बड़ा था, हर प्रिंस का अपना कोर्टयार्ड था, लेकिन एथ प्रिंस का कोर्टयार्ड छोटा और सबसे शांत जगह पर था। वहां थर्ड प्रिंस या दूसरे कभी नहीं आते थे, इसलिए एथ प्रिंस अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। गार्डन में जांगनांग स्टाइल की खूबसूरती थी, हर चीज बड़ी ही शांत और सुंदर लग रही थी। तब यू हाय आया और झुककर बोला, नमस्कार आपकी हाइनेस, नमस्कार टेंथ हाइनेस। एथ प्रिंस ने कहा, टेंथ भाई के लिए दूध वाली चाय बना दो, थोड़ा ज्यादा शहद डालना, जाओ याओ ने तुरंत जोड़ा। स्टडी रूम में जाकर एथ प्रिंस ने एनालेक्ट्स की कॉपियां दिखाईं, पूरी 50 बार लिखी हुई। जाओ याओ तो खुशी से उछल पड़ा। उसने एथ भाई को गले लगाकर बोला, एथ भाई सबसे बेस्ट हैं, एथ भाई कमाल हैं, एथ भाई दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उधर इंपीरियल स्टडी में प्रिंस डाई एम्परर को लियांगजो की जीत की रिपोर्ट दे रहे थे। क्राउन प्रिंस सोच समझकर वहां से हट गए ताकि दोनों बाप बेटे अकेले बात कर सकें। 2 घंटे की रिपोर्ट के बाद प्रिंस डाई ने एम्परर की तरफ देखा जैसे तारीफ का इंतजार हो। एम्परर मुस्कुराए, बहुत अच्छा काम किया, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। प्रिंस डाई के लिए दुनिया की सारी तारीफ से ज्यादा कीमती एम्परर की ये शब्द थे। वो मुस्कुराए और बोले, फादर, मैंने कब आपको निराश किया है? चैप्टर 58 बिटर हार्ट। प्रिंस दाई आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, चाय पीते हुए एम्परर से बातें कर रहा था। सभी राजकुमारों में सिर्फ वही था जो एम्परर के सामने इतनी बेझिझक बात कर सकता था। इस वक्त वो लियांगजू के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से एम्परर को सुना रहा था। फादर, हाँ, लियांगजू की बगावत पूरी तरह दबा दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ अब सब कुछ शांत हो गया है। प्रिंस दाई सीधा बैठ गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। फादर, आपको अभी भी लियांगजू में फौज रखनी चाहिए ताकि कोई दोबारा बुरा इरादा रखने वाला बगावत न भड़का सके। एम्परर ने पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है? फादर, मैं तो चाहता हूँ अपने लोगों को वहाँ छोड़ दूँ, लेकिन ये नियम के खिलाफ होगा। प्रिंस दाई ने सीधी बात की। फादर, आपको वहाँ किसी ऐसे इंसान को भेजना चाहिए जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। एम्परर मुस्कुराए, तुम तो सीधा बोल देते हो। फादर, आपके मन में पहले से ही कोई होगा, है ना? प्रिंस दाई ने पूछा। वैसे आप किसे लियांगजू भेजने का सोच रहे हो? अचानक उसे याद आया कि अगले साल थर्ड प्रिंस को भी टाइटल मिलेगा। कहीं आप थर्ड भाई को तो लियांगजू नहीं भेजने वाले? साइड में चुपचाप खड़े सुनकुई ये सुनकर हिल गया। प्रिंस दाई इतनी सीधी तरह एम्परर से कैसे पूछ सकता है? लेकिन एम्परर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उल्टा वो मुस्कुराकर बोले, तुम्हें लगता है थर्ड प्रिंस को लियांगजू जाना चाहिए? प्रिंस दाई ने ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस की। सच बोलूं तो मैं नहीं चाहता कि थर्ड भाई वहां जाएं। क्यों? लियांगजू थर्ड भाई जैसे नाजुक शहजादे के लिए ठीक जगह नहीं है। प्रिंस दाई के शब्द तेज थे। अगर वो वहां गए तो शायद लियांगजू में दोबारा बगावत हो जाए। बात कड़वी थी पर बिल्कुल सही भी। तो तुम्हारे हिसाब से कौन वहां के लिए सबसे ठीक रहेगा? एम्परर ने पूछा। फादर, बिना किसी शंका के मैं ही सबसे ज्यादा लायक हूँ, प्रिंस दाई ने बिना झिझक कहा। आखिर बगावत मैंने ही दबाई है, मुझसे ज्यादा सूटेबल और कौन हो सकता है? सुनकुई मन ही मन बोला, प्रिंस दाई सच में बहुत हिम्मत वाला है। एम्परर ने पूछा, तो तुम मुझसे लियांगजू मांग रहे हो?
प्रिंस दाई ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ फादर, आप मुझे दे दोगे ना? जब प्रिंस दाई को टाइटल मिला था तब एम्परर ने उसे जीजू फीफ के रूप में दिया था, जो योंग स्टेट के बिल्कुल पास था। इससे पता चलता था कि एम्परर उससे कितना प्यार करता है। एम्परर हल्की हंसी हंसे। तुम तो बड़े बेशरम निकले। फादर, देंगे या नहीं? प्रिंस दाई ने थोड़ी जिद भरी आवाज में कहा। एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें लियांगजू चाहिए तो फिर मुझे वो शादी का हुक्म वापस लेना पड़ेगा जिसमें तुम मिनिस्टर कॉन्ग की बेटी से शादी करोगे। क्या? प्रिंस एकदम स्टन्ड हो गया। तुम सिर्फ एक चीज चुन सकते हो, लियांगजू या शादी का हुक्म। एम्परर ने शांत आवाज में कहा, खुद फैसला करो। फादर, दोनों नहीं मिल सकते। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। एम्परर का चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ एक। प्रिंस दाई ने बिना सोचे बोला, फादर, मैं शादी का हुक्म चुनता हूँ। एम्परर को लगा था वो थोड़ा सोचेगा, लेकिन प्रिंस दाई ने बिना हिचकिचाए लियांगजू छोड़ दिया। लियांगजू नहीं चाहिए? मेरे पास पहले ही जीजू है, प्रिंस दाई ने कहा। एक शहजादे को एक ही फीफ मिल सकता है, दो होंगे तो नियम के खिलाफ हो जाएगा। दिल ही दिल में उसने सोचा, लियांगजू चाहे जितना अच्छा हो, मिनिस्टर कॉन्ग जितना कीमती नहीं हो सकता। 10 लियांगजू भी इस शादी के बराबर नहीं। सुनकुई मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अभी तो खुद लियांगजू मांग रहे थे। फादर, मैंने अभी तक आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। प्रिंस दाई उठकर गहरा सलाम करते हुए बोला, मुझे इतनी अच्छी शादी दिलवाने के लिए धन्यवाद। एम्परर ने पूछा, तुझे पता है मैं तेरी शादी मिनिस्टर कॉन्ग की बेटी से क्यों करवा रहा हूँ? फादर, आप मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्रिंस दाई ने कहा। मुझे लियांगजू भेजा, वहां से बड़ी जीत दिलवाई, और अब ये शादी? आप सच में मेरे लिए बहुत सोच रहे हो। बस इतना समझना काफ़ी है, वो लड़की बहुत ज्ञानी है। शादी के बाद उससे सीखना, उसके साथ ज़्यादा पढ़ना। प्रिंस दाई, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। मैं मिलिट्री की किताबें तो पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और किताबें पढ़ो। मिलिट्री के अलावा? एम्परर ने टेबल से एनालेक्स उठाई और उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, किताबें बार बार पढ़नी होती हैं। प्रिंस दाई ने किताब पकड़ी और कहा, याद रखूंगा फादर। अब जाओ। जी फादर। बाहर जाते हुए एम्परर ने सिर हिलाया। ये लड़का अभी भी ज्यादा नहीं बदला। सुनकुई ने कहा, पर अभी तो आप कह रहे थे कि प्रिंस दाई ने आपको निराश नहीं किया। लियांगजू के मामले में हाँ, लेकिन बाकी बातों में नहीं, एम्परर ने गहरे मतलब से कहा। इसीलिए आप चाहते हैं कि वो ज्यादा पढ़े? एम्परर ने बस इतना कहा, देखते हैं वो मेरी मेहनत समझ पाता है या नहीं। सुनकुई सोच में पड़ गया। पैलेस से निकलते ही प्रिंस दाई ने देखा कि मार्किस स्वनपिंग और उनका बेटा गेट पर इंतजार कर रहे थे। योर हाइनेस, दोनों ने सलाम किया। प्रिंस दाई ने मार्किस को उठाया और प्यार से बोला, अंकल। मार्किस ने उसे ध्यान से देखा। तुम बहुत पतले हो गए हो, ये जंग सच में मुश्किल रही होगी। ये तो कुछ भी नहीं। कैरेज में बैठने के बाद मार्किस ने पहले उसकी सेहत का हाल पूछा, फिर प्रिंस दाई ने शादी वाली बात बताई। अंकल, आपको क्या लगता है, फादर सच में सिर्फ पढ़ाई के लिए ये शादी करवा रहे हैं? मार्किस हंस दिए। प्रिंस, इतना मत सोचो, ये बस एक बहाना है। असली बात यह है कि एम्परर आपके फ्यूचर के लिए रास्ता बना रहे हैं। प्रिंस मुस्कुराया। फादर हमेशा मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। मार्किस ने गहरी सांस ली। अगर पहले एम्परर ने शे फैमिली का साथ ना दिया होता तो आज तुम क्राउन प्रिंस होते। प्रिंस ने ठंडी सी मुस्कान से कहा, जो होना था हो गया। अब फादर वही मुझको देने जा रहे हैं जो पहले मेरा हक था। मुझे पहले ही पता था कि फादर शे फैमिली से खुश नहीं है और जाओ ज़ुआन, जिसमें शे का खून है, उस गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। चैप्टर 59। जो मुझे अच्छा रखे वही अच्छा इंसान। जाओ याओ का प्लान था पैलेस लौटकर सीक्रेट बेस में कुत्तों और बिल्लियों की ट्रेनिंग करे, लेकिन उसे एनालेक्स कॉपी करने की पनिशमेंट याद आ गई। महीने के खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और इस वक्त एनालेक्स कॉपी करना सबसे ज्यादा जरूरी काम था। शाम को जाओ याओ सीधा 8th प्रिंस के यहाँ ही रुक गया डिनर के लिए। डिनर से पहले वो दिल लगाकर एनालेक्स कॉपी कर रहा था और 8th प्रिंस भी उसकी मदद कर रहे थे। इस वक्त दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। 8th प्रिंस ने खास तौर पर छोटी रसोई से वो सब डिशेस बनवाई थी जो जाओ याओ को पसंद थी।
शायद दिन भर की थकान और शहर के बाहर जाकर प्रिंस दाई को वेलकम करने की भूख की वजह से जाओ याओ बिना सर उठाए जमकर खा रहा था। उसे इतनी मज़ा से खाता देखकर 8th प्रिंस का भी एपेटाइट बढ़ गया और आज उसने रोज से 1 कटोरी ज्यादा चावल खा लिए। वैसे 8th प्रिंस आमतौर पर बहुत कम खाते थे, हर मील में सिर्फ 1 बोल। इसकी वजह थी बचपन की भूख, जिसने उनके पेट को नुकसान पहुंचाया था। जब वो छोटे थे, उनकी माँ को एम्परर की कोई खास पसंद नहीं थी। पैलेस के लोग कमज़ोर पर और ज़्यादा जुल्म करते हैं। उन्होंने माँ बेटे दोनों को हर तरह से सताया, कई बार खाना तक नहीं दिया, कभी दिया भी तो ज़्यादातर खराब और बासी होता। पिछले कुछ सालों में 8th प्रिंस ने अपना पेट संभालने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बीमारी इतनी गहरी थी कि पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। अब दर्द पहले जैसा नहीं होता था, पर वो जाओ याओ की तरह खुलकर खा भी नहीं सकते थे। यूहाई ने देखा कि आज 8th प्रिंस ने ज्यादा खा लिया है, तो उसे डर हुआ कि रात को पेट दर्द ना हो जाए। तुरंत उसने एक गोली आगे बढ़ा दी। 8th प्रिंस ने मना नहीं किया और सूप के साथ गोली निगल ली। जाओ याओ ने दया भरी नज़रों से उन्हें देखा। 8th भाई, आप इतना टेस्टी खाना भी नहीं खा सकते, कितना बुरा लगता है। सच में 8th भाई का बचपन बहुत मुश्किल था। 8th प्रिंस ने उसे समझाया, तुम भी ज्यादा मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा और आगे चलकर अच्छा खाना नहीं खा पाओगे। जाओ याओ सीधा बोल पड़ा, 8th भाई, मैं अभी छोटा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा खाना पड़ेगा तभी तो मैं लंबा होऊंगा। फिर भी वो इतना समझदार था कि ज्यादा ओवर ईट नहीं करता, वरना उसकी माँ से डांट केती। इतना कहकर उसने यूहाई से एक और बोल चावल मंगवा लिया। आज जाओ याओ ने टोटल 3 बोल चावल खाए, तब जाकर उसे लगा पेट भर गया। वैसे वो और भी खा सकता था, पर ज्यादा भर जाता तो दिक्कत होती, इसलिए रुक गया। जाओ याओ कहला था कि उसे पेट भरा हुआ महसूस नहीं हो रहा, पर 8th प्रिंस को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। डिनर के बाद वो उसे कोर्टयार्ड में घूमने ले गए ताकि डाइजेशन हो जाए। कोर्टयार्ड में पहुंचते ही दूर से हंसी मजाक और गाने की आवाज आई। जाओ याओ रुक गया और उस तरफ देखने लगा। 8th भाई, 3rd भाई और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतनी मस्ती, इतना शोर, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 8th प्रिंस ने थोड़ा सा भवें चढ़ाई। उन्हें छोड़ दो, आजकल रोज का ही है। यूहाई ने बीच में बोला, 10th हाइनेस, 3rd प्रिंस और बाकी रोज क्लास के बाद पीने लग जाते हैं, रात तक। अच्छा, जाओ याओ हैरान हुआ, पहले तो 3rd भाई ऐसे नहीं थे। ये सब बस इन दिनों शुरू हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2nd भाई वापस आ गए हैं, इसलिए 3rd भाई और बाकी ज्यादा खुश है? जाओ याओ ने अंदाजा लगाया। हो सकता है। 8th प्रिंस ने थोड़ी सी नफरत भरी शक्ल बना ली। 10th भाई, आगे से 3rd भाई और उनके जैसों से थोड़ा दूर रहना। जाओ याओ समझ नहीं पाया, पर कंधे उचाकर बोला, वैसे भी वो लोग मुझे पास आने नहीं देते, और पास जा भी क्यों, वो अच्छे नहीं हैं। 3rd भाई और बाकी अपनी अमीर मायके की वजह से खुद को सबसे ऊपर समझते थे और जाओ याओ और 8th प्रिंस को कभी बराबर का नहीं समझते थे। शायद वो 2nd भाई को भी नीचा ही समझते हों। जाओ याओ की बात सुनकर 8th प्रिंस को थोड़ी तसल्ली हुई। तो तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा है? जाओ याओ बिना सोचे बोला, सबसे पहले तो 8th भाई, आप सबसे बेस्ट हो। 8th प्रिंस मुस्कुराए और उसके गाल को हल्की सी पिंच कर दी। मैंने तुम्हें बिना वजह प्यार नहीं दिया। 4th भाई भी अच्छे हैं, जाओ याओ ने जोड़ा। ये सुनकर 8th प्रिंस की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसे 4th प्रिंस कभी पसंद नहीं थे, लेकिन जाओ याओ को पसंद थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और कौन अच्छा है? जाओ याओ उंगलियों पर गिनते हुए बोला, माँ, 2nd माँ, 3rd माँ, 5th बहन, टीचर शाओ, तोंगशी, तोंगले और यूहाई भी। यूहाई को ये सुनकर बहुत सरप्राइज और खुशी हुई। शुक्रिया 10th हाइनेस। जाओ याओ सीधा रूल बताता था, जो मेरे साथ अच्छा होता है वही अच्छा इंसान होता है। 8th प्रिंस थोड़ा हैरान हुआ। मुझे लगा तुम टीचर शाओ को पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें अच्छा बोल रहे हो। टीचर शाओ बहुत सख्त टीचर थे, पर जाओ याओ के साथ हमेशा सब्र रखते थे। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बार बार समझाते थे, इसीलिए जाओ याओ के दिल में वो एक बहुत अच्छे टीचर थे।
अच्छा, जाओ याओ ने ठंडी सी आवाज में कहा। अच्छा, उसका खुद का एक्सपीरियंस अलग था। उसे लगता था टीचर शाओ भी बाकी लोगों की तरह उसके बैकग्राउंड को नीचा समझते हैं। ये महसूस करके जाओ याओ ने तुरंत टॉपिक बदल लिया और 8th प्रिंस भी चुप हो गए। दोनों आधा घंटा कोर्टयार्ड में घूमे, फिर स्टडी रूम में वापस जाकर फिर से एनालिटिक्स कॉपी करने लगे। रात के वक्त जाओ याओ तोंगशी के साथ कुंडे हॉल लौट रहे थे, तब उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। रास्ता सुनसान था, अंधेरा भी था। अचानक रोने की आवाज सुनकर तोंगशी डर गया। योर हाइनेस, ये आदमी रो रहा है या कोई भूत? जाओ याओ हंसा। तुम्हें भूत से डर लगता है? हाँ, चलिए जल्दी चलते हैं। इस दुनिया में भूत नहीं होते, ये कहकर जाओ याओ आवाज की तरफ चल पड़ा। तोंगशी डर के मारे कांप रहा था, पर मजबूरी में पीछे पीछे चल दिया। वहां एक कोने में एक यूनिक रो रहा था, घुटनों को पकड़कर सिकुड़ा हुआ। तुम क्यों रो रहे हो? जाओ याओ ने पूछा। यूनिक डर के मारे उछल पड़ा, फिर तुरंत झुककर सलाम किया। नमस्कार 10th हाइनेस। चांदनी में जाओ याओ ने देखा कि वो यूनिक काफी नाजुक सा लग रहा था। यहाँ छुपकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने तंग किया? यूनिक ने सिर झुका लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब जाओ याओ की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। लाल निशान, न मच्छर के काटने जैसे, न ही उंगलियों के निशान। तेरा नाम क्या है? कौन से महल से हो? यूनिक चुप रहा। तोंगशी को याद आ गया। योर हाइनेस, ये 3rd प्रिंस के साथ रहने वाला यूनिक है। 3rd प्रिंस के साथ? हाँ, पहले 5th प्रिंस के पास था, बाद में उन्होंने 3rd प्रिंस को दे दिया। कहते हैं पेंटिंग में अच्छा है। जाओ याओ ने फिर पूछा, तुम 3rd प्रिंस के साथ रहते हो, फिर यहाँ क्यों छुपे हो? य सर्वेंट। यूनिक कांप रहा था, पूरी बात कह ही नहीं पाया। उसे इतना डरा हुआ देखकर जाओ याओ को कुछ समझ आया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम 3rd प्रिंस से डरते हो? चैप्टर 60 ही इज ह्यूमन। स्लेव। यूनक का पूरा बॉडी जोर जोर से कांप रहा था। वो स्लेव शब्द भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। 3rd ब्रदर ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम इतने डर गए हो? जाओ याओ उसके पास झुककर बैठ गया, कंसर्न और क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हुए। क्या 3rd ब्रदर ने तुम्हें मारा? नहीं, थर्ड। यूनक की फोरहेड और फेस से ठंडी पसीना बूंदों की तरह टपक रहा था। फिर क्या 3rd ब्रदर ने तुम्हें टॉर्चर किया? अचानक यूनक पीछे हट गया, जैसे जाओ याओ से भी डर गया हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखों में सिर्फ खौफ था। योर हाइनेस, इस स्लेव को अभी काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जाओ याओ से ऐसे भागा जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। बैंग! जल्दबाजी में वो गिर पड़ा, जमीन पर जोर से। जाओ याओ उसे उठाने ही वाला था, पर वो फिर संभलकर भागते भागते अंधेरे में गायब हो गया। तोंगशी हैरान हो गया। योर हाइनेस, उसे क्या हो गया? वो आपसे इतना क्यों डर रहा था, जैसे आप उसे खा जाओगे? जाओ याओ ने सोचते हुए कहा, वो मुझसे नहीं, 3rd ब्रदर से डर रहा था। 3rd ब्रदर ने जरूर उसके साथ कुछ किया है, तभी सिर्फ नाम सुनते ही कांप गया। तोंगशी ने गहरी सांस ली। 3rd प्रिंस जरूर उसे मारता होगा। हम जैसे यूनक्स के साथ अगर मास्टर बुरा हो तो या तो पिटाई होती है या गाली। 3rd प्रिंस वैसे ही बहुत घमंडी है, हो सकता है उसे लोगों को टॉर्चर करना पसंद हो। उसकी आवाज में थोड़ी सी दर्द थी। पैलेस में हमारी जान की कोई कीमत नहीं होती, मार दिया जाए तो भी कोई नहीं पूछता। कई मास्टर्स के लिए हम इंसान भी नहीं होते। फिर उसने जाओ याओ को देखा और धीरे से बोला, पर मैं लकी हूँ, मुझे आप जैसे मास्टर मिले। आप हमें कभी नहीं मारते, ना डांटते हो। आपकी नज़र में हम भी इंसान हैं। जाओ याओ ने थोड़ा सोचा, क्या 3rd ब्रदर सच में इतना बुरा है? वो थोड़ा एरोगेंट जरूर है, पर क्या वो अपने लोगों को बिना वजह टॉर्चर करेगा? अगर फादर को पता चला तो उसकी खैर नहीं। तोंगशी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, योर हाइनेस, चेहरा देखकर दिल नहीं पहचाना जाता। हो सकता है वो छुप छुप कर यूनक्स और मेड्स को सताता हो। मतलब 3rd ब्रदर परवर्ट है? ये शब्द जाओ याओ ने अपने सपनों वाले जाओ याओ से सीखा था। तोंगशी ने ब्लिंक किया। योर हाइनेस, परवर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जानवर से भी बुरा।
तोंगशी बिना सोचे बोला, फिर तो थर्ड प्रिंस पक्का परवर्ट है। योर हाइनेस, क्या मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करूं? थर्ड ब्रदर की इन्वेस्टिगेशन? जाओयाओ ने आंखें बड़ी कर ली। जी हाँ, चेक करना है कि वो सच में परवर्ट है या नहीं। जाओयाओ ने उसे घूर कर देखा। तोंगशी, तुम्हें जिंदा रहना पसंद नहीं है क्या? तोंगशी घबरा गया। योर हाइनेस, मैं तो अभी बहुत जीना चाहता हूँ। थर्ड ब्रदर की जासूसी करना मतलब सीधा मौत को इनवाइट करना। जाओयाओ ने थोड़ा गुस्से करते हुए कहा, क्या हम थर्ड ब्रदर को प्रोवोक कर सकते हैं? तब तोंगशी को समझ आया कि ये सब उनके बस का नहीं। फिर वो यूनक का क्या? उससे हमारा क्या लेना देना? जाओयाओ ने सीधा जवाब दिया। वो थर्ड ब्रदर का बंदा है, मेरा नहीं। तुम्हें अगर कोई बुली करे तो मैं तुम्हारे लिए जरूर खड़ा हूं, पर मैं सबका भगवान नहीं हूं। तोंगशी ने धीरे से सिर हिला दिया। योर हाइनेस सही कह रहे हो। जाओयाओ रुका, बिल्कुल सीरियस टोन में। सिंपैथी रखना गलत नहीं, पर मदद करने से पहले देखना चाहिए कि तुम उसके लायक हो या नहीं, और सबसे पहले अपनी सेफ्टी। तोंगशी की आंखें भर आईं। इस स्लेव ये बात याद रखेगा, मेरे लिए आप हमेशा मुझे इंसान समझते हो। चलो वापस चलते हैं, जाओयाओ ने कहा। थर्ड ब्रदर हमारे लेवल का नहीं। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे जल्दी चलो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। वो भाग पड़ा। तोंगशी लैंटर्न उठाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कुंडे हॉल में लियांग जाओई और यू मेरेन सिलाई कर रही थी। फिफ्थ प्रिंसेस उनसे सीख रही थी। मदर, सेकेंड मदर, थर्ड मदर, फिफ्थ सिस्टर, मैं आ गया। जाओयाओ ने झुककर सल्यूट किया। मदर, मुझे थोड़ा काम है, पहले स्टडी रूम जाता हूँ। और हवा की तरह गायब हो गया। यू मेरेन हंस पड़ी। याओ याओ को क्या हो गया, इतनी जल्दी? लियांग जाओई मुस्कुराई। छोड़ दो उसे। स्टडी रूम में जाओ याओ ने ब्रश उठाया और कागज पर कुछ ड्रॉ करने लगा, स्टिरअप्स जो उसने सपने में देखे थे। तोंगशी चाय ले आया। योर हाइनेस, पहले चाय पी लीजिए, बाद में। पर ये आयन के लूप्स क्यों बना रहे हो? जाओयाओ मुस्कुराया। ये नॉर्मल लूप्स नहीं हैं, ये घोड़े के लिए हैं। घोड़े के गले में लटकाओगे? जाओयाओ हंसा। नहीं, कुछ दिन में समझ जाओगे। उसने ड्राइंग तोंगशी को दी। कल ऑफिस ऑफ क्राफ्ट्स जाकर ये बनवा देना और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप भी लगवाना। कितनी लंबी स्ट्रैप? बस 5 फुट। कितने बनवाने हैं? फिलहाल एक ही पैर। नेक्स्ट डे तोंगशी ऑफिस ऑफ क्राफ्ट्स गया। नून से पहले आयन स्टिरप्स तैयार हो गए। क्लास के बाद जाओयाओ सीधा स्टेबल्स गया और हेयू को कुंडे हॉल ले आया। लिए हुओ भी साथ आना चाहता था, पर जाओयाओ ने मना कर दिया और लिए हुओ का मूड बिल्कुल खराब हो गया।